प्रधानमंत्री मोदी आज रेडियो पर मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस प्रोग्राम का ये 15वां एपिसोड होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान दौरे के बारे में बोल सकते हैं। पिछले मन की बात प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने चेन्नई में आई बाढ़ की तबाही के साथ साथ सार्क देशों में तबाही को लेकर तैयारियों पर अपने विचार रखे थे। बीजेपी महासचिव राम माधव ने अखंड भारत का राग छेड़ा। एक विदेशी चैनल को दिए इंटरव्यू में राम माधव ने कहा कि आने वाले समय में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बार फिर एक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से अलग हुए, लेकिन एक दिन आपसी सहमति से एक हो जाएंगे। राम माधव ने जर्मनी और वियतनाम का उदाहरण भी दिया। The RSS still believes that one day these parts which have for historical reasons separated only 60 years ago will again through popular goodwill come together and Akhand Bharat will be created. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे की जमकर तारीफ की है। इस तरह से प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जाकर कूटनीति में नया प्रयोग किया है, वो काबिले तारीफ है। 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे की जानकारी से मैं भी अचंभित रह गया। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह के साथ बैठा हुआ था, तभी प्रधानमंत्री का फोन आया कि मैं लाहौर होते हुए लौटूंगा। प्रधानमंत्री के पाकिस्तान दौरे का समर्थन वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी किया है। आडवाणी ने कहा कि अटल जी ने जो प्रक्रिया शुरू की उसे प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में दोस्ती बढ़े, यही मेरी कामना है। ऑड इवन फॉर्मूले में वीआईपी लोगों को मिली छूट पर सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए एक है, फिर ये पाखंड क्यों। वाड्रा ने फेसबुक पर लिखा, अगर जनहित में कानून लागू किया जाता है तो वो सभी पर लागू होना चाहिए, वीआईपी लोगों पर भी। वाड्रा की टिप्पणी से भड़की आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वाड्रा कमेंट करने के बजाय इस फॉर्मूले को कामयाब बनाने में साथ दें। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर ऑटो परमिट घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि दिल्ली परिवहन विभाग में करोड़ों का घोटाला हुआ है। परिवहन विभाग के अफसर 25 से 50 हजार रुपए घूस लेकर ऑटो परमिट बना रहे हैं। परिवहन मंत्री ने बयान दिया कि भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद दिल्ली परिवहन विभाग के 3 अफसरों को निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को सीबीआई के हवाले करने की तैयारी चल रही है। भ्रष्टाचार के आरोप के बाद दिल्ली सरकार ने 932 नए परमिट रद्द कर दिए। डीडीसीए विवाद में बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद आज प्रधानमंत्री का दरवाजा खटखटा सकते हैं। विदेश दौरे से प्रधानमंत्री के लौटते ही कीर्ति आजाद ने मिलने का वक्त मांगा। उधर डीडीसीए मामले में कीर्ति आजाद को सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिल गया है। उन्होंने डीडीसीए को चेतावनी दी है कि अगर कीर्ति आजाद की सदस्यता खत्म की गई तो इसे कोर्ट में चुनौती देंगे। कोलकाता में आज से सीपीएम का सम्मेलन शुरू हो रहा है, जो 4 दिनों तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीपीएम ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी सम्मेलन में चुनावी रणनीति पर मंथन करेगी। पार्टी का पिछला सम्मेलन 1978 में हुआ था। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के बजाय आरएसएस नेता डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर रखे जाने के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है। कैप्टन ने अपनी बात को मजबूती से रखते हुए दावा किया कि अगर हवाई अड्डे का नाम मंगल सेन के नाम पर रखा गया तो वो कभी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने राज्य के डिप्टी सीएम रहे डॉक्टर मंगल सेन के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की बात कही है, तो पंजाब सरकार इसे भगत सिंह के नाम पर रखने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम डॉक्टर मंगल सेन के नाम रखने पर ऐतराज जाहिर किया है, जबकि एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर कांग्रेस भी सहमत है। ये शहीदों का अपमान है। शहीद भगत सिंह सिर्फ पंजाब के नहीं, पूरे देश के वो नौजवानों के दिलों में बसते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक होगा अगर ऐसा होगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का जो नाम है वो किसी अपने कार्यकर्ता के नाम। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में सैफई महोत्सव का ढोल नगाड़े बजाकर आगाज किया गया। 17 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में चंदकीराम स्टेडियम में लोकधारा के लोकगीतों पर नृत्य कर सबका मन मोह लिया। मालिनी अवस्थी अपने लोकगीत गाकर जमकर झूमी, वहीं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने भक्ति गीत गाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुलायम सिंह यादव, जया बच्चन, शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ प्रदेश सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित ने मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑड इवन सिस्टम पर निशाना साधा है। शीला दीक्षित ने कहा कि ऐसे सिस्टम से प्रदूषण में कोई कमी नहीं आ सकती, पर अब दिल्ली में जाम की स्थिति बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रदूषण रोकने के लिए कोई और फैसला कर सकते थे, पर इस सिस्टम से जाम के साथ साथ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने प्रोग्राम निकाला है, एक तो हर रोज कुछ न कुछ नया आ जाता है उसमें,
कोई एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नहीं निकाला है और लोगों को मालूम भी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर लाल खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि राज्य में लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जबकि राज्य सरकार सरप्लस बिजली होने का दावा कर रही है। अपने आरोप में हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने एनटीपीसी से बिजली नहीं लेने की बात कही है। अभिनेता अनुपम खेर ने कश्मीर समस्या के हल के लिए अनुच्छेद 370 को हटाए जाने को वक्त की मांग बताया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने कहा कि जिस दिन संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाया जाएगा और बंगाल, पंजाब, गुजरात के साथ साथ देश के दूसरे हिस्से के लोगों को जम्मू कश्मीर में बसने की इजाजत होगी, उस दिन कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी। टीकमगढ़ जिले की ओरछा नगर पंचायत के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। ओरछा नगर पंचायत में कांग्रेस की राजकुमारी यादव ने बीजेपी की निर्मला याची को 96 वोटों से हरा दिया। वहीं 15 वार्ड में कांग्रेस 6, बीजेपी 5 और निर्दलीय उम्मीदवार 4 सीटों पर विजयी रहे हैं। पंजाब में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक सुखपाल खेहरा ने जहां कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, वहीं एसजीपीसी के सदस्य इंद्र मोहन समेत शिरोमणि अकाली दल के 34 सदस्यों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थाम लिया। यही नहीं, आप के 21 सदस्यों ने भी पंजाब कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया है। बुलंदशहर नगर पालिका की बोर्ड बैठक में नगर में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लगाने के मुद्दे पर जमकर लात घूंसे चले। सभासद पहले आपस में भिड़ गए, फिर सभासदों के एक गुट के समर्थन में पालिका के सफाई कर्मचारी आ गए। सफाई कर्मचारियों ने सभासदों के साथ जमकर मारपीट की। इसमें 2 सभासद और 5 सफाई कर्मी घायल हो गए। दोनों पक्षों ने पुलिस में अलग अलग शिकायत दर्ज करवाई है। यूपी के हरदोई में मुगलसराय एक्सप्रेस ट्रेन के टॉयलेट से लावारिस कारतूस मिलने से सनसनी फैल गई है। आरपीएफ पुलिस को ट्रेन की चेकिंग के दौरान मुगलसराय एक्सप्रेस के जनरल कोच से 30 कारतूस और एक यूपी पुलिस की बेल्ट बरामद हुई है। कारतूस पर कोई बोर अंकित न होने से समझ नहीं आ रहा कि ये किसी पुलिस वाले की लापरवाही से यहाँ छूटे हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है। फिलहाल रेलवे पुलिस जांच कर रही है। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील की धमकी के बाद राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर छोटा राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पिछले दिनों बाली से गिरफ्तार किए गए अंडरवर्ल्ड सरगना को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती में रखा गया है। छोटा राजन जेल नंबर 2 में बंद है। आईबी से इनपुट के बाद डीजी तिहाड़ ने राजन की सुरक्षा और बढ़ाई है। सूत्रों ने बताया है कि छोटा राजन के आसपास की करीब 27 सेलों में किसी कैदी को नहीं रखा गया है। राजन के इर्द गिर्द किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। गौरतलब है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे विश्वसनीय गुर्गे छोटा शकील ने धमकी दी है कि डी कंपनी छोटा राजन को तिहाड़ जेल में ही मारेगी। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम की आयोजित प्रवेश परीक्षा में फर्जीवाड़े के जुर्म में जिला अदालत ने राजस्थान के एक स्कोरर समेत 2 लोगों को 3-3 साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। ये व्यापम घोटाले में जिला अदालत का सुनाया गया पहला फैसला है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश डी.के. मित्तल ने भारतीय दंड विधान की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और धारा 468 यानी छल की नियत से जाली दस्तावेज बनाने के तहत ये सजा सुनाई है। 28 दिसंबर 1971 में लड़े गए प्रसिद्ध नागी युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को अपनी धरती से खदेड़ दिया था। इसी की याद में सेना अपने शूरवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। नागी की इस लड़ाई में भारतीय सेना के 21 जवानों ने वीरगति प्राप्त की थी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बत और नेपाल के छात्रों के वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। देश के 300 छात्र इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे पर चर्चा होगी। धर्मशाला में आयोजित होने वाला ये अपनी तरह का ये तीसरा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश के करौली में एक दलित परिवार की नाबालिग लड़की 20 दिनों से गायब है। परिवार ने अगवा होने की शिकायत लिखवाने के बावजूद अब तक पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। ये तब है जब परिवार ने पुलिस को अगवा करने वाले लोगों की जानकारी भी दी है। परिवार का आरोप है कि श्री महावीर जी थाना पुलिस ने एफआईआर लिखने में 10 दिन का वक्त लगा दिया। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो हाईवे पर खड़े वाहनों की टंकी से हजारों लीटर तेल चोरी कर लेता था। पुलिस ने गिरोह के आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा है। गिरोह के सदस्य रोज लगभग 400 लीटर डीजल पर हाथ साफ कर देते थे। पुलिस ने गिरोह के पास से डीजल चुराने वाले उपकरण और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए हैं।
मेरठ पुलिस ने वाहन लुटेरों के बड़े गैंग को कब्जे में लिया है। पुलिस ने इस गैंग के सदस्यों को तब धर दबोचा जब 5 शातिर लुटेरे वारदात को अंजाम देकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इस गैंग का पीछा किया और इन्हें पकड़ लिया। ये बदमाश दिल्ली एनसीआर के इलाके में करीब 18 कारें लूट चुके हैं, जबकि पकड़े गए इन शातिर लुटेरों ने लूट की 3 दर्जन से भी ज्यादा वारदातों को कबूला है। पुलिस ने इनके पास से 4 तमंचे और लूटी हुई कार भी बरामद की है। बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, इनके साथ असलहे हैं और इन्होंने 3-4 जिलों में अभी तक घटनाएं जो बताई है, करीब 3 दर्जन से ज्यादा घटनाएं। बिहार के दरभंगा में एक निजी सड़क निर्माण कंपनी के 2 इंजीनियरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान बेगूसराय के अभियंता मुकेश कुमार और डेहरी ऑन सोन के ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है। ये निजी कंपनी समस्तीपुर दरभंगा स्टेट हाईवे का निर्माण कर रही है। बिहार पुलिस इसे अवैध उगाही का मामला बता रही है। पुलिस ने दावा किया है कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए प्रयास कर रही है। अभी बहेरी थाना अंतर्गत घटना हुई है। अभी इलाज है तो DMCH आए थे, जहां चिकित्सक द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। रुड़की की थाना झबरेड़ा पुलिस ने लगभग 13 साल से फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुरसलीन नाम का ये शातिर अपराधी हत्या और अपहरण जैसी संगीन वारदातों में फरार चल रहा था। दरअसल हरिद्वार पुलिस की ओर से फरार चल रहे बदमाशों की धरपकड़ का एक अभियान चल रहा है। इस अभियान के चलते पुलिस पुराने मामलों में फरार बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। राजस्थान के कोटा में एक युवक की ठंड से मौत हो गई। लोगों ने सूचना दी कि युवक की मौत रात को ठंड लगने से हुई है। इस पर विज्ञान नगर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के बारे में जानकारी ली। लोगों से पूछताछ के दौरान पता चला कि मृतक का नाम दिनेश था, जो कि बचपन से ही इलाके में लोगों से मांग कर अपना गुजारा करता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के तरन तारण में एक्साइज विभाग और पुलिस की कार्यवाही में लगभग 50,000 लीटर शराब बरामद की गई है। ये शराब खेतों में छिपा कर रखी गई थी। पुलिस के मुताबिक ये जानने की कोशिश की जा रही है कि खेतों में शराब छिपाई किसने। पुलिस ने गांव वालों की सूचना पर बड़ी संख्या में जमीन में दबाई गई ये शराब बरामद की। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पर उनके ही घर में घुसकर हमला किया गया। इस हमले में विधायक इरफान की नाक पर चोट लगी है, जबकि उनकी बहन रूबी के सिर पर चोट लगी है। इरफान पर हमले की सूचना पाते ही पूरे प्रशासन में हड़कंप मच गया। इरफान का आरोप है कि इकबाल सोलंकी और मुन्ना ने उन पर हमला किया है। पुलिस ने विधायक का मेडिकल कराकर मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि विधायक के साथ हमलावरों का पुराना संपत्ति विवाद है। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है कि हमले के वक्त विधायक का गनर कहां था। पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णानगर पुलिस ने लूट के इरादे से आए 2 बदमाशों में से एक को दबोच लिया, जबकि एक भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी नंदनगरी हत्याकांड का वांछित शातिर अपराधी है। बताया जा रहा है कि हमलावर सत्ते गैंग का मुख्य सदस्य है। इस बदमाश पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जोधपुर के मंडौर में एयरफोर्स रडार के पास पुलिस ने एक दुकान में दबिश देकर अधेड़ को 284 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया। मंडौर पुलिस ने आरोपी से 57 किलोग्राम काला गन पाउडर, 227 किलो सफेद गन पाउडर बरामद किया। आरोपी ने विस्फोटक सामग्री एक सुनसान इलाके में बनी दुकान में छिपा कर रखी थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 50 साल के हो गए हैं। मुंबई के करीब सलमान के पनवेल के फार्म हाउस में धमाकेदार जश्न मनाया गया। सलमान की बर्थडे पार्टी में बड़ा सरप्राइज भी सलमान के परिवार ने उन्हें दिया। सलमान के फैंस, उनके परिवार से जुड़े लोग और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके इस जन्मदिन को खास बनाने में जुटे रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि 50 साल की सालगिरह मना रहे हैं हम लोग। और पार्टी किस तरह से मना रहे हैं? सवाल इस पार्टी में शामिल होने के लिए बॉलीवुड के दिग्गजों का तांता लगा रहा। शत्रुघ्न सिन्हा, आदित्य पंचोली, प्रेम चोपड़ा, सोनाक्षी सिन्हा के साथ बजरंगी भाईजान फिल्म की छोटी नायिका अपने माता पिता के साथ इस पार्टी में शामिल हुई। इसके साथ ही सलमान के परिवार के सदस्य भी पार्टी में शामिल हुए। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अभिनेता सलमान खान को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। 50 वर्ष मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 100 वर्ष तक काम करते रहें। अला यकीन अन्न अल्लाह सयंसुरु इबादहुल मुमिनीन। 7 महीने बाद इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो को सुनकर यही समझा जा सकता है कि बगदादी पर रूस के हमलों का कोई असर नहीं हुआ है। इस ऑडियो में बगदादी दावा कर रहा है कि हमलों से वो और मजबूत होकर उभरा है।
बगदादी पश्चिमी देशों के साथ साथ सऊदी अरब और इजराइल को भी धमकी देते हुए सुनाई दे रहा है। وازداد صفها نقاء وازداد तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान ने खुदकुशी पर उतारू एक शख्स की जान बचाई। वाकया तब हुआ जब एर्दोगान का काफिला बास्फोरस पुल से गुजर रहा था। राष्ट्रपति को बताया गया कि एक युवक खुदकुशी करने के लिए पुल से छलांग लगाने पर आमादा है। तब राष्ट्रपति ने कार से बाहर आकर उस लड़के से बात की और उसे खुदकुशी करने से रोका। समाचार एजेंसी दोंगान के मुताबिक ये व्यक्ति घरेलू परेशानियों की वजह से तनाव में था और पुलिस उसे 2 घंटे से मना रही थी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की भारत यात्रा से पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमानों के सौदे पर हस्ताक्षर का रास्ता साफ हो गया है। ओलांद अब की बार गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि होंगे। समझौते पर हस्ताक्षर ओलांद के भारत दौरे की पूर्व संध्या पर यानी 25 फरवरी को होंगे। इस बीच खबर है कि भारत 25% सस्ते दाम पर विमानों का सौदा करने के लिए बात करेगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने उम्मीद जाहिर की है कि इस पर सहमति बन जाएगी। यदि बात बनी तो भारत को ये विमान 75 मिलियन यूरो में मिलेंगे। पहले इनके लिए भारत सरकार को 105 मिलियन यूरो चुकाने पड़ते। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 सेंचुरी बनाने वाली पहली टीम बन गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मेलबर्न में दूसरे टेस्ट के पहले दिन सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा के शतक बनाने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाम हासिल कर लिया। टेस्ट, वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे ज्यादा शतक बनाने वालों की सूची में इंग्लैंड 964 शतकों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि टीम इंडिया 688 शतकों के साथ तीसरे नंबर पर है। वेस्टइंडीज 629 शतकों के साथ चौथे नंबर पर है। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में दिल्ली और गुजरात के बीच भिड़ंत होगी। पहले सेमीफाइनल में दिल्ली ने हिमाचल प्रदेश को 6 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए हिमाचल प्रदेश ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 200 रन बनाए। उन्मुक्त चंद के नाबाद 80 रनों की बदौलत दिल्ली ने 41.1 ओवर में 4 विकेट खोकर मैच जीत लिया। दूसरे सेमीफाइनल में गुजरात ने तमिलनाडु को 31 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट पर 248 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु की टीम अभिनव मुकुंद के नाबाद शतक के बावजूद 47.3 ओवर में 217 रनों पर सिमट गई। गुजरात की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। भारत के इंटरनेशनल रेफरी अशोक कुमार अगले साल होने वाले रियो ओलंपिक के कुश्ती मुकाबले के लिए चुने गए हैं। कुश्ती इतिहास में पहली बार कोई भारतीय रेफरी ओलंपिक में मुकाबला कराएंगे।